वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज अपना एक नया धमाकेदार सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सार संकलन कक्षा 6 से 12वीं सहित। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें हम लोग इतिहास एवं भौतिकी को अभी प्रथम में करेंगे, साथ में रसायन विज्ञान को भी करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसके कौन कौन से सब्जेक्ट को करना है और उसी के अनुसार आपका सीरीज अपलोड होता जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास पठन पाठन की सामग्री समय उपलब्ध नहीं हो पाती है एवं वो सुदूर इलाका में रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और मैं अपने सब्सक्राइबरों से, अपने छात्र छात्राओं से ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें वीडियो को, जिससे आपके माध्यम से भी उन छात्र छात्राओं का मदद हो सके जिनके पास पठन पाठन की सामग्री नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगे आपको ये सेशन। तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत पार्ट 1 में स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में आधुनिक भारत। ओके, चलिए आधुनिक भारत में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। इसमें पहला जो टॉपिक होगा आपका उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे आज भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार। चलिए ये वन लाइनर फॉर्म में है, मनीष रंजन सर की बहुत अच्छी बुक आई है, इसे जरूर आप देखें। ये एनसीईआरटी सार संग्रह से थोड़ा सा अपडेटेड है, वो भी खैर बहुत अच्छी बुक है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे भी जरूर देखें। तो आइए उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य को हम लोग देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में। सबसे पहले हम सभी को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाने की बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ होता है, पदार्पण होता है या हुआ, उसे हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर मुगल काल। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग आया जिसे हम लोग क्या बोले, जिसे क्या कहलाता है ये, तो उत्तरोत्तर मुगल काल। नेक्स्ट है औरंगजेब के 3 पुत्र थे जो उनके मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्रों में थे। जैसे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम काबुल में थे, आजम गुजरात में थे तथा कामबख्श बीजापुर में थे। ठीक है, ये तीनों पुत्र उनके मृत्यु के समय अलग अलग जगह पे थे। कामबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। कामबख्श जो कि औरंगजेब के तीसरे पुत्र थे, उन्हें दीन पनाह की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम अपने दूसरे भाई के सामने रखा, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया एवं युद्ध करने का निर्णय किया। यानी कि मुअज्जम जो है वो अपने भाई आजम के सामने एक प्रस्ताव रखा कि साम्राज्य को विभाजित करने का, लेकिन आजम जो है इसे नहीं माना, इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वो युद्ध करने का निर्णय किया। जून 1707 में, कब? तो जून 1707 ईस्वी में आगरा के पास इन दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसे कि जजुआ का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें आजम मारा जाता है। ओके, ये लगभग 2 वर्ष चलती है, जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है 1707 से 12, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे 1709 से 12 भी आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में मिलेगी, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं तो 1707 से 12 ही मानते हैं। उत्तराधिकार का जो बहादुर शाह अपने आपको गद्दी पे बिठाया, दिल्ली की गद्दी पे। तो आपने समझ लिया क्या जून 1707 में क्या होता है, आगरा के पास जजुआ का युद्ध होता है जिसमें आजम की मृत्यु हो जाती है, आजम मारा जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख गुरु बहादुर शाह का साथ दिया था। आप याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। मुअज्जम 1707 से 12 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ
दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसे शाह आलम भी कहा जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम एवं शाह आलम भी कहा जाता था। हैदराबाद बीजापुर के पास के निकट कामबख्श बहादुर शाह से हार गया। कामबख्श भी युद्ध करता है कहाँ पे? बीजापुर में। और आगरा में कौन करता है? आजम। याद रखेंगे। तो हैदराबाद में बीजापुर के पास कामबख्श बहादुर से हार जाता है और उसे घाव एक हो जाता है। घाव होने के कारण 13 जनवरी 1709 ईस्वी के आरंभ में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब बचता कौन है? केवल मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम ही बचते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद आइए हम बात करते हैं जहांदार शाह की। जहांदार शाह गद्दी पे बैठते हैं 1712 से 1713 ईस्वी में और इसने जय सिंह को मिर्जा राजा सवई की पदवी दी एवं मालवा का गवर्नर बना दिया या सूबेदार बना दिया। और जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, महाराज की उपाधि दी, पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया या सूबेदार बना दिया। जुल्फिकार खां के मदद से जहांदार शाह राजा बनता है या गद्दी पे बनता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री बना है, ये वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता है। जहांदार शाह लाल कुमार नामक स्त्री से प्यार करते थे, प्रभावित थे और जजिया कर को भी इन्होंने स्टे किया था और रोका था। नेक्स्ट जो इनके हैं फरसुखियार 1713 से 19। देखिए इसमें पूरे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ये समराइज फॉर्मेट है, इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, क्रॉन को पढ़ते हैं, तो उसे भी जरूर पढ़िएगा। फरसुखियार 1713 से 19 ईस्वी अजीम उस्मान का पुत्र था। अजीम उस्मान का पुत्र था जो यंगेस्ट सन था बहादुर शाह का। ठीक है। यह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। कौन? हैदर बेग ने। किसके कहने पे? तो फरसुखियार के कहने पर। और इसमें इसका मदद करता है आपको मराठा के शासक। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी, सबसे लंबा समय रहने वाला है। ये निजाम मुल्क को अपना वजीर बनाया और निजाम उल मुल्क के सहायता से इसे भी सैयद बंधुओं ने ही वो किया था। किंग मेकर कहा जाता है सैयद बंधु को, अली हुसैन और अब्दुल हुसैन को। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी और इसके समय में क्या होता है? नादिर शाह का इन्वेशन होता है। सआदत खां उसे इनवाइट करता है, आकर आप दिल्ली पे आक्रमण करो। दिल्ली पे आक्रमण वो करता है, घुसपैठ दोनों साठ गांठ मिला के नादिर शाह से वो क्या करवाता है? आक्रमण करवाता है, जिसमें कि वो तख्ते ताउस और पीकॉक थ्रोन को लेके चला जाता है। पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था एवं कोहिनूर के डायमंड को भी लूट के ले जाता है। ऐसे देखेंगे तो लगभग 70 करोड़ की संपत्ति को लूट कर ले जाता है। ठीक है, मोटा मोटी जानकारी। अब सआदत खां का असली नाम क्या है? मोहम्मद अमीन था। सआदत खां का अवध का ये नवाब था और ये इसका असली नाम था मोहम्मद अमीन। और एक बात जान ले कि सआदत खां खुद को अपने आप से सुसाइड किया था, क्योंकि ये नादिर शाह इससे भी क्या मांगा था? धन संपत्ति मांगने लगा था, पैसे की मांग की, जिससे वो खुदकुशी कर लिया। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह यानी ईरानी तथा मुगल सेना के मध्य करनाल में एक युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व खान ए दौरा ने किया था, जिसमें कि मुगल सेना की हार हो जाती है। 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह 15 मई 1739 ईस्वी को वापस लौट गया
लौटते वक्त वह अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नए कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत की कमजोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 62 ईस्वी के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब नादिर शाह के बाद किसने आक्रमण कर दिया? तो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अब्दाली तथा मराठों के मध्य पानीपत का युद्ध सदाशिवराव भाव के अधीन लड़ा गया। सदाशिवराव भाव के अधीन लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। चूंकि उसी के समय में क्या हुआ था? तो तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन को लेके चला गया था नादिर शाह। आलम शाह द्वितीय, इसके बाद आते हैं 1759 से 1816 के समय प्लासी का युद्ध होता है। आलम शाह द्वितीय के समय क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 23 जून को, तथा बक्सर का युद्ध होता है 1764 23 अक्टूबर को। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। ठीक है। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। शाह आलम द्वितीय काल में, शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह जो था अकबर द्वितीय था, और अकबर द्वितीय ने ही राजा का उपाधि मोहन राय को देने वाले कौन थे? अकबर द्वितीय थे। राजा राम मोहन राय जो हम बोलते हैं, तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था। मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, ये अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी में इनका शासनकाल था। अंतिम मुगल शासक था जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता था तथा शायरी किया करता था। 1800 मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता है, वो भी आप जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। तो बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर में भी अंतिम वो डिफरेंस समझ लीजिएगा। पहला जो बना था 1707 से 12 तक प्रथम बहादुर शाह प्रथम था। अंतिम जो था वो बहादुर शाह जफर हुआ, जो कविता लिखा करता था, उपनाम था जफर, और इसे 1857 में भाग लेने के कारण अंग्रेज के द्वारा इसे रंगून भेज दिया गया। 1857 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। औपचारिक रूप से 1857 में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट रिवीजन करते रहिए। अब आइए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रमशः इस प्रकार रहा है। पुर्तगाल सबसे पहले आया 1498 में, 17 मई 1498 में। डच आपका आया 1602 में। अंग्रेज आया आपका 1600 में। डेनिश आया आपका 1664 में, और फ्रांसीसी शायद आया है 1731 में, 1764 में। आगे देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल का वारस बनके वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी? कोचीन में। कार्नेलिस द हस्तमान
1796 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। कार्नेलिस द हस्तमान 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 ईस्वी में एम्स्टर्डम की व्यापारिक कंपनी को है। डचों ने 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था। कहाँ था मुख्य प्रशासनिक केंद्र? बटाविया में। कोरोमंडल तट पर मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। सन 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया, अंग्रेज डच संबंध सुधर गए। डच भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ। याद रखेंगे, बेदरा युद्ध है अंग्रेज एवं डचों के बीच हुआ। अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 ईस्वी में भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था एंडे से ओरिएंटलेस। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की। डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में 1616 में हुआ। 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला। सेरमपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 में, सॉरी हम 37 बोले थे, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आगे। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। इस प्रकार इनका कर्म था। ये कर्म को भी जरूर याद रखेंगे, कौन पहले आए कौन बाद आए। अब आइए ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष को देखते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लोग लड़ रहे थे। 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल का संधि होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शापेल का संधि होता है। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया। याद रखिएगा, डुप्ले की हार कब हुई? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में। और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा गया, जिसमें पौंडीचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। यानी कि डुप्ले ने जो सपना देखा था उसे इन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ। यह 1756 ईस्वी में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गई। अंग्रेजी सेना 1760 ईस्वी में सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा है, यानी 49 तक।
अब देखेंगे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली 9 शक्ति अंग्रेजों की थी। विलियम डेक ने 1579 में ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया। विलियम डेक ने 1599 ईस्वी में जॉन, सबसे पहले जो भ्रमण किया था वो था आपका विलियम डेक 1579 ईस्वी में, और 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नाम का ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर आदेश पत्र प्रदान किया, जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ 1608 ईस्वी में, और इनको 15 साल के लिए वो दिया गया था वो चार्टर एक्ट द्वारा। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचता है, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया है। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर, क्योंकि वो फारसी में बात किए थे, प्रसन्न होकर आगरा में बसने की अनुमति दे देता है। साथ ही 400 मनसब का एक जागीर प्रदान करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉम स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉम स्मिथ था, याद रखेंगे, टॉम स्मिथ। जागीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी तथा सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में गए। गवर्नर, बंबई का गवर्नर गेराल्ड अगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक था। गेराल्ड अगियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गई। चार्ल्स को दहेज के रूप में पुर्तगाल ने बंबई को दिया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर को जमींदार से 1200 रुपए में भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। कालांतर में अंग्रेजी में क्या हुआ, कलकत्ता हो गया, कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चौर्नक ने रखी। तो अब हम देख लेते हैं एक बार पुर्तगाल कब आए, 1498 में। अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में। डच कब आए, 1602 ईस्वी में। डेनिश कब आए, 1616 में। फ्रांसीसी कब आए, 1664 में। स्वीडिश कब आए, 1731 में। एक बात और याद रखेंगे, पुर्तगाल के बाद डच का आगमन हम लोग देखते हैं। पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस। इस क्रम को भी याद रखेंगे। वहां पे ईयर के द्वारा समझाया गया है, इसलिए सीरियल रूप से दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, जब कर रहे हैं तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का क्या प्रभाव था। वैरन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा को शुरुआत किया था। इजारेदारी प्रथा एक्चुअली में फरसुखियार के समय में ही स्टार्ट हो गया था। इजारेदारी प्रथा ऐसा था कि मिडिल मैन के द्वारा कल्टीवेटरों से कलेक्शन किया जाता था टैक्स। दैट मीन्स ये ठीका के रूप में दिया जाता था लगान वसूलने के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वो लगान वसूल किया करता था। क्योंकि ये अच्छा प्रथा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक साल इसकी टेंडर होती थी और उस ठेकेदार मिडिल मैन को दिया जाता था, ब्रोकर को दिया जाता था वसूल करने के लिए। बीच वाले आदमी को, बिचौलिया का काम था। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था, यानी टेंडर भरता था, बोली लगता था। क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद 10 साल बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त
इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या मानेंगे आप? बहुत अच्छा मानेंगे। 10 साल कर दिया। उसके बाद 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त एक्चुअली में है क्या? इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा हो गया। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जिसका हिस्सा वसूली का 1/10 या 1/11 होता था। 1792 ईस्वी में स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हैं थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। क्लियर है? सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। अब देखिए, सर्वप्रथम हो गया यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियां, इसे भी देख लेते हैं। पुर्तगाल का प्रथम फैक्ट्री 1502 ईस्वी में कोचीन, केरल में। डच का प्रथम फैक्ट्री 1505 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अंग्रेज की प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में और 13 में हुआ था सूरत में। और डेनिश की प्रथम फैक्ट्री 1720 ईस्वी में ट्राउमकोर, तंजौर में। और फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, असम तथा कुर्ग के हिस्सों में लागू की गई, जो ब्रिटिश का 51% का हिस्सा था ये बीच में। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। रैयतवाड़ी में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर लागू थी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया था। विऔद्योगिकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया। तारा शंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। कवास जी नाना भाई ने 1854 ईस्वी में प्रथम सूती मिल की स्थापना बंबई में की थी। कवास जी नाना भाई 1854 में। 55 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल के रिसरा में जूट मिल स्थापित की गई थी। 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की। 1907 में जल विद्युत की शुरुआत 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए की गई। 1898 ईस्वी में जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए की गई। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और उसी वर्ष 2 निजी कंपनियां ईस्ट इंडिया रेलवे एवं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना हुई। 1925 में ही इसे अलग किया गया था, रेल बजट को आम बजट से। अब देखते हैं यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां। पुर्तगालियों की गोवा, द्वीप, दमन, बेसई, सोल, ये सब हुगली, बम्बई, सेंथोम मद्रास के निकट। डच मुसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बालासोर, पटना, बरानगर, बड़ा बाजार, कासिम बाजार, कोचीन। अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भचौर, बम्बई, मद्रास, हरिपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार। और फ्रेंच सूरत, मुसलीपट्टनम एवं पुंडीचेरी और चंद्रनगर तक सीमित कर रह गए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, अब एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बची हुई है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। और अपने कमेंट करके बताएं इस वीडियो को रेगुलर रखना है या नहीं रखना है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
बहुत बहुत धन्यवाद।